तो भाइयों क्या हो अगर मैं तुम्हें एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स उस एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू पढ़ा दूं जो तुम ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हो नेशनल इनकम में। क्योंकि मेरा काम है तुम्हारे लिए चीजें आसान बनाना, और यही आज हम करने वाले हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स विथ एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो यार तुम लोग सीख चुके हो कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर 4 चीजें आती थी। मैंने वो तुम्हें बड़े अच्छे से सिखाया है। देखो भैया मैं गिनती भी भूले जा रहा हूं। ये आएगा 3rd और फाइनली आएगा हमारा 4th। मैं एक्सपेंडिचर मेथड में अगेन बोलूंगा, तुम्हें 4 चीजें ऑलरेडी सिखा चुका हूं। जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर याद होगा। उसके बाद मैंने तुम्हें सिखाया था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये 2 ही लोग हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, यानी कंज्यूमर्स हैं। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता था और चेंज इन स्टॉक आता था। इसको इन लोगों ने बोल रखा है यहां पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो भैया प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था उसको उन्होंने इस वाले चैप्टर में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह दिया है। और फाइनली हमें मालूम है हमारे फिरंगी भी एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। फाइनली जो हमारे कंज्यूमर और बैठे हुए हैं, अगर वो कोई है तो भारत के बाहर वाले हैं और उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 4 तरीके के लोग हैं जिन्होंने हमसे डिमांड की है या इस चैप्टर को जो संभालेंगे, एग्रीगेट डिमांड बेसिकली, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में तो मैं सारे ही बताऊंगा। तो ये 4 तरह के खर्चे होते हैं जो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड को बनाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें यहां पे सिर्फ अपनी स्टडी बेसिस पे देखना है कि कोर्स में कितना है, उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूं सिर्फ प्राइवेट एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बहुत लेके चलूंगा रोल प्ले में। बाकी इसके अलावा ना ही तुम्हें नेट एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना है, ना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना है। तो मैं पीछे नहीं हटूंगा ये बताने से कि एग्रीगेट डिमांड टोटलिटी में क्या होता है। मैं लिख सकता हूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस भारत सरकार का एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सी यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, भारत सरकार एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट आता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया तो ये अपन को लेना ही नहीं है, हम अभी इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं। यानी एग्रीगेट डिमांड हम करके चलेंगे सिर्फ सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके अलावा हमें स्टडी के अंदर और कुछ भी नहीं लेना है। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वैसे भी नहीं खाना चाहता, और मेरा काम है कि तुम्हें शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा बता देना कि तुम उसके बाद कोई चीज भूलो ही ना। जब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें पहले ही चॉइस बता चुका हूं कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सी प्लस आई होता है। ये तुम्हारा पहला पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसके अंदर एक और पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोनॉमस माना गया है। मतलब सिर्फ, वैसे ऑटोनॉमस होते नहीं है, अगर इनकम चेंज होगी तो इन्वेस्टमेंट्स भी चेंज होंगे, बट नेचुरल है, एक इकोनॉमी के अंदर जैसे जैसे इनकम चेंज होती है इन्वेस्टमेंट्स भी वैसे वैसे चेंज होते हैं। लेकिन हम अपनी स्टडी के लिए और इस चैप्टर के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है। इनकम कितनी भी बढ़ जाए इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम इनकम बेसिस पे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ कंजम्पशन को स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने बताया जैसे जैसे यहां पे इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4 और 5 सो ऑन, वो इनकम बढ़ती जाएगी। उसके साथ साथ अगर किसी चीज में चेंज दिखाना है तो वो हम कंजम्पशन में चेंज दिखा रहे हैं। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि कंजम्पशन 0 से चालू नहीं हुआ है, क्योंकि बट ऑब्वियस है तुम भी आज के टाइम पे कोई इनकम अर्न नहीं करते हो इकोनॉमी के अंदर। एक तरीके से देखा जाए तो जो भी इनकम अर्न नहीं करता है वो इकोनॉमी पे बर्डन है। लेकिन कंजम्पशन तो तुम्हारा भी है, कपड़े तुम भी पहनते हो, खाना तुम भी खाते हो, चीजें तुम भी यूज करते हो। तो याद रखो इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, अगर तुम्हारी भी, वैसे मैं गलत कर रहा हूं कि इंडिविजुअल की बात बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए शॉर्ट एंड स्वीट कंसेप्ट ऐसे ही समझाया जाता है कि अगर तुम्हारी इनकम नहीं भी है तो भी तुम्हारा कंजम्पशन तो है ना। तो मैंने बोल दिया इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ कंजम्पशन दैट विल बी टर्म्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर इसलिए कंजम्पशन कभी भी 0 से चालू नहीं होता, एटलीस्ट मान लेते हैं 5 यूनिट से चालू हो रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड 5 से चालू हुआ तो ये कंजम्पशन अपवर्ड स्लोपिंग है। मतलब ये जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन बढ़ेगा ही। नाउ कंजम्पशन डजंट मीन सिर्फ खाना, कंजम्पशन मींस एवरीथिंग दैट यू कंज्यूम इन योर डेली लाइफ। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं फिर से अगेन, तो कंजम्पशन इकोनॉमी का हमेशा रहेगा, चाहे इनकम हो या ना हो। एग्रीगेट डिमांड उसके जस्ट ऊपर क्यों बनाई है मैंने, और इसके बीच में पैरेलल डिफरेंस क्यों है?
मतलब ये बिल्कुल कांस्टेंट सा डिफरेंस क्यों दिख रहा है? सिंपल सा रीजन है कि भैया कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट है, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, देयर हैज बीन नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसलिए एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस भी कांस्टेंट है। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट मैंने ले लिया मान लो यहां पे 2, तो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? 2, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड होता है C प्लस आई, और C अकेला बेचारा यहां पे दिया हुआ है, तो C और AD के बीच में डिफरेंस ही क्या बचा? I। कैसे पता चला बाबा जी, कैसे बोल दिया आपने? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C प्लस आई है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे किसके बीच का डिफरेंस निकालना है? AD और C करना भाई। तो मैं AD में से अगर C इधर ले आता हूं, माइनस कर देता हूं, तो बचता क्या है? I बचता है, जो हमेशा कांस्टेंट है, तो डिफरेंस भी हमेशा कांस्टेंट ही होगा। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं बस वो चीज बताना चाह रहा हूं जो तुम आसानी से सीख सकते हो। तो इस ग्राफ से मैंने क्या सीखा? इन्वेस्टमेंट्स आर कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इनकम बढ़े या कम हो, इन्वेस्टमेंट वही का वही रहेगा। हाँ, चेंज क्या होगा? कंजम्पशन। With the changing level of income, consumption will also change और consumption pattern will also change. As the income increases, consumption also rises. और consumption के just ऊपर AD है, AD just ऊपर क्यों आता है? क्योंकि consumption में investment भी ऐड हो जाता है जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। तो ऑब्जर्वेशंस की बात कर लेते हैं। पहला, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल्स टू C प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड की जब भी बात करोगे, कंजम्पशन भी काउंट होगा उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट भी काउंट होगा। सेकंड पॉइंट इसका आता है, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। कहीं पे बेटा इसको नोट करो जो मैं बोल रहा हूं, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। इनकम लेवल अगर तुम्हारी 0 भी है, जैसे अभी है, अब भाई अगर तुम पॉकेट मनी के लिए कुछ कमा रहे हो तो यू आर ऑसम, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर तुम्हारी इनकम लेवल 0 भी है तो भी तुम्हारा पॉजिटिव कंजम्पशन होगा, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। भले पत्ते भाजी खा लो, लेकिन भैया कंजम्पशन तो होगा, चीजें तो यूज करोगे, कपड़े तो पहनोगे। ऐसा तो नहीं उतार के फेंक दोगे, नहीं बोल कमा नहीं रहे क्या करेंगे कपड़े पहन के, ऐसा नहीं है। देयर विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। थर्ड पॉइंट आता है, वैसे मैं सब सिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे बोल के बता रहा हूं ताकि तुम गुस्सा ना हो। आई डोंट वांट यू टू गेट हर्ट, यू नो बेटा। तो मैं थर्ड पॉइंट तुम्हें बताने वाला हूं, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व का स्लोप देखा जाए तो ऊपर जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं। दैट कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, दैट शोज जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि इनकम जिस पेस से बढ़ रही है कंजम्पशन भी उसी पेस से बढ़ना चाहिए, लेकिन इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व का अगर स्लोप देखें तो भैया ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, विच शोज कि इनकम के कारण इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज दे आर बीइंग कंसिडर्ड ऑटोनोमस। और जो भी ऑटोनोमस कंसिडर किया जाता है उसके ऊपर ये माथे जैसा टीका लगा दिया जाता है, मतलब बार लगा दिया जाता है। जैसे ये C बार है, अगर आपको यहां पे दिख रहा होगा तो ये C बार है, ऐसे ही ये I बार है। C बार क्या बताता है कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। I बार क्या बताता है, इनकम चेंज होती रहे लेकिन तब भी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज बीइंग कंसिडर्ड ऑटोनोमस। अगर आपसे कोई पूछता है कि AD कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो आप बताएंगे भैया AD कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है या ये बताता है कि AD इतना ऊपर इसलिए है बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तभी एग्रीगेट डिमांड भी स्टार्टिंग पॉइंट से कभी 0 नहीं होता, उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, बिकॉज उसके अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन भी मिला होता है, उसके ऊपर से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स भी मिले होते हैं, तब जाके आपका एग्रीगेट डिमांड बनता है। इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ ऑटोनोमस कंजम्पशन एज वेल एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एट 0 लेवल ऑफ इनकम। दोनों के कारण AD सबसे ऊपर से चालू होता है। और फाइनली हमारा स्लोप ऑफ AD कर्व। अगर कोई आपसे पूछता है कि AD कर्व का स्लोप कैसा है, तो पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड स्लोपिंग है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर आता है कंजम्पशन, जो कि बढ़ता है विद द बढ़ने वाली इनकम। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। और हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, बिल्कुल यहां पे बोल रहा हूं कि कंजम्पशन के कारण ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है और ऑटोनोमस है। तो अगर आप चाहो ना तो आप इसी से सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो। मतलब बाबा जी की बूटी यहां पे ये है कि आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए। अगर ग्राफ याद है और 6 मार्क का खुदा न खास्ता इसका क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो नहीं आता लेकिन आ जाए, तो तुम इससे खुद से ही पॉइंट डिराइव कर सकते हो अगर तुमने ये ग्राफ को अच्छे से याद कर लिया। अब जैसा मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में बता ही दिया कि एग्रीगेट डिमांड भैया बना 2 चीजों से, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से, और ये मैंने तुम्हें एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू भी समझा दिया। वैसे तो होती 4 चीजें हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर 2 चीजें लेके चल रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट को भी मैंने तुम्हें बताया कि ऑटोनोमस होता है। कंजम्पशन पूरा ऑटोनोमस नहीं होता, कुछ ऑटोनोमस होता है और कुछ इनकम के साथ चेंज होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो पूरा ही ऑटोनोमस होता है। अब मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाने वाला हूं एग्रीगेट डिमांड के अंदर ही एग्रीगेट सप्लाई का।
एग्रीगेट सप्लाई ये बोलता है कि मतलब एग्रीगेट सप्लाई अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली इनकम होती है, इनकम यानी नेशनल इनकम होती है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं शॉर्ट फॉर्म में नी, मतलब नेशनल इनकम। जो इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई है बेसिकली, और एग्रीगेट सप्लाई ये बताती है कि जो भी हमारी इनकम होती है, एग्रीगेट सप्लाई इज बेसिकली इनकम, तो जो भी इनकम होगी या तो आप कंज्यूम कर लोगे या तो आप सेव कर लोगे, आइदर कंजम्पशन और सेविंग्स। ये एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिनोट किया जाता है, और एग्रीगेट सप्लाई वाई से भी डिनोट हो जाती है। मेरे को एक और चीज आपको बताना जरूरी है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है या हमारी इनकम जो है उसको आप हमेशा 45 डिग्री लाइन पे बताते हो, और ये डिनोट करता है ये कि हमेशा इनकम जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती है, कभी भी एकदम से कम या एकदम से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि अगेन इस सब के पीछे फैक्टर इन जो करता है वो होता है आउटपुट। और कोई भी इकोनॉमी अपने आउटपुट को फ्रीक्वेंटली चेंज करना यानी घटाना बढ़ाना नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केट में एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है और पूरी इकोनॉमी को वो फॉलो करनी पड़ती है। इसलिए बिकॉज आउटपुट कैन नॉट गेट फ्लक्चुएटेड एट अ वेरी हायर और लोअर रेट, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो इनकम भी होती है हमारी वो भी कंसिस्टेंट ही दिखाई जाती है। तो भैया कभी भी लेबलिंग करना मत भूलना, यहां पे इनकम शो करेंगे, यहां पे कंजम्पशन शो करेंगे, और सेंटर लाइन एग्रीगेट सप्लाई की ये बता रही है 45 डिग्री एंगल पे कि जो इनकम है वो हमेशा कंसिस्टेंटली ही राइज होती है। तो फाइनली भाइयों आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है आपका कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो भी आप उसको बोलना चाहो। कंजम्पशन फंक्शन ये बताता है कि ये एक पैटर्न है, और कंजम्पशन की हमेशा फंक्शनल रिलेशनशिप बनती है इनकम के साथ। मतलब जैसे जैसे इनकम चेंज होगी वैसे वैसे कंजम्पशन चेंज होगा, जो कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। इसके अंदर कुछ ऐसा खास याद रखने लायक नहीं है, सिंपल सी बात है, एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीज, और एज द इनकम चेंजेस कंजम्पशन आल्सो चेंजेस। बस तो डिस्कस क्या करना है हमें यहां पे भाई, देखो यार मैं इनकम जीरो बता चुका हूं और कंजम्पशन को ऑटोनोमस ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि हम हाइपोथेटिकली ये मान के चलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जब लोगों ने सेव किया होगा। मैं तुम्हें सिखा चुका हूं वो कॉन्टेक्स्ट में कि यार जो एग्रीगेट सप्लाई यानी मतलब हमारी इनकम होती है, या तो मैं कंज्यूम करता हूं या तो मैं सेव करता हूं। तो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बट ऑब्वियसली मैंने क्या किया होगा, सेविंग्स की होंगी। और रनिंग इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं, इनकम अगर सफिशिएंट नहीं है, मान लो कि भैया मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूं, लेकिन मेरा कंजम्पशन पैटर्न जो है वो बता रहा है कि मुझे 25,000 रुपीज का कंजम्पशन करना है। अब मेरे पास तो 20,000 रुपए की इनकम है, तो बाकी 5,000 रुपए मैं कहां से लेके आऊंगा अपने कंजम्पशन को पूरा करने के लिए? जो भी मैंने पास्ट सेविंग्स की होंगी वहां से। तो 20,000 मेरी ऑलरेडी इनकम थी, 5,000 की मैंने सेविंग्स मिलाई, तो जो 5,000 की सेविंग्स मैंने मिलाई वो मैंने बैंक से पैसा निकाला, तो वो डिस सेविंग्स कहलाई। यानी एक ऐसा पॉइंट जब मेरी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मुझे डिस सेविंग्स करनी पड़ेंगी, मतलब मुझे बैंक से पैसा निकाल के कंजम्पशन में डालना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा। लेकिन इनकम कंसिस्टेंटली राइज होती है, और इनकम जैसे जैसे राइज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक ऐसा पॉइंट और सिनेरियो आएगा जहां वो कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो जाएंगे। उसको कहा जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट के बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि कंजम्पशन भी बढ़ता है, इनकम भी बढ़ती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन उसी रेट से बढ़ता चले जाए। द रेट ऑफ कंजम्पशन विद द राइज, क्या बोलूं यार, अब मैं बहुत सिंपल टर्म में बोलूं, कंजम्पशन बढ़ेगा तो, लेकिन उसका रेट फॉल होने लगेगा। पहले मैं कम पैसा मैं कमाता था, लेकिन मैं मेजरली वो कंजम्पशन पे डालता था, लेकिन जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरा माइंडसेट चेंज होना चालू हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि बिना बात के फालतू खर्चे ना करूं। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, इट्स बेटर फॉर मी टू सेव मोर, तो मैं कंजम्पशन पे खर्च तब भी करूंगा, लेकिन उस परसेंटेज से नहीं जिस परसेंटेज से पहले मैं खर्च किया करता था। तो यहां पे क्या हुआ, रेट ऑफ कंजम्पशन थोड़ा सा फॉल हुआ, ऑल्दो कंजम्पशन बढ़ते ही चले जाएगा, लेकिन जितना पहले था उतना नहीं रहेगा, उससे ज्यादा ही रहेगा, लेकिन रेट फॉल हो जाएगा। समझ रहे होगे? तो कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन इनकम में कंपैरेटिवली ज्यादा राइज है, कंसिस्टेंट राइज है। ऐसे पॉइंट पे क्या होने लगेगा, आप सेव करने लगोगे, बिकॉज कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम है और इनकम आपकी कंपैरेटिवली ज्यादा है, आपकी सेविंग्स चालू हो जाएंगी। इस पर्टिकुलर ग्राफ से यही सीखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो पॉइंट्स मैं बोलूंगा आप इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे, क्योंकि इस बार 20 डेज प्लेज का नारा है कि आपको सिर्फ ग्राफ्स याद करके जाने हैं, और मैं सिखाऊंगा कि उसके अंदर से पॉइंटर्स बना के कैसे लिखने हैं, सो दैट अगर वहां पे याद ना भी आए तो ग्राफ देख के आपको सब समझ में आ जाए। तो कंजम्पशन कर्व से रिलेटेड दो पॉइंट हैं। पहला तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, जो मैं ऑलरेडी बता चुका कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो से नहीं है, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसलिए कंजम्पशन जीरो से चालू नहीं हुआ है। दूसरा, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, जो कि पहले भी था एग्रीगेट डिमांड के अंदर। तो आप स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व में बताओगे भैया पॉजिटिव स्लोप ही है, अपवर्ड स्लोपिंग ही है।
जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। हाँ, बढ़ने का रेट फॉल हो सकता है लेकिन कंजम्पशन बढ़ता ही चला जाएगा एज द इनकम इंक्रीजेस। कंजम्पशन के 2 पॉइंट याद रखने हैं, पहला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, दूसरा स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो भैया ऐसा आप याद रख सकते हैं लॉजिकली, बस उसके अलावा कुछ और है भी नहीं। अगर मैं बताऊं तो डिससेविंग्स की बात की गई है, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो उसमें क्या होगा, डिससेविंग्स होंगी, वो मैं तुम्हें बता चुका। ये नेक्स्ट पॉइंट बन गया, थर्ड पॉइंट बन गया। फोर्थ पॉइंट अगर मुझे बनाना है तो ब्रेक इवन पॉइंट बता सकते हैं, यहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अगर मुझे बनाना है तो मैं बता दूंगा व्हेन इनकम इज मोर देन द कंजम्पशन, वहां पे हमारी सेविंग्स चालू हो जाएंगी। फंडा सिंपल इतना सा है, अगर तुमने बाबा जी का बताया हुआ ग्राफ याद कर लिया तो उसके आगे तुम्हें कुछ और याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब पता है जो मैं ये टॉपिक करवाने वाला हूं काफी फनी टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसके अंदर करना क्या है और ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं एपीसी। नाउ द शॉर्ट फॉर्म इंडिकेट्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंडिकेट्स कि आप एवरेज बेसिस पे आपकी प्रोपेंसिटी क्या है कंजम्पशन की, आपका पैटर्न क्या है कंजम्पशन का, आप कितना कंज्यूम कर लेते हो। जैसे जनरली देखा जाए तो आप कितनी इनकम खर्च कर देते हो कंजम्पशन बेसिस पे, वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इनकम का कितना पोर्शन एवरेज बेसिस पे खर्च करते हो। अगर इनकम 40,000 है तो भैया एवरेज समवॉट अराउंड 25,000 का खर्चा हो ही जाता है 40,000 में से, तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। नाउ टेक्निकलिटी में जाके भी मैं बहुत समझा सकता हूं, लेकिन पहले चिल आउट होके ये समझ लो कि भैया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा कैसे और कैसे डिनोट किया जाएगा। इकोनॉमिक्स की भाषा में भगवान जाने क्यों ना, मैं इसके अंदर डिटेल में जाना चाहता हूं, तुम्हारे और मेरे बीच की बात है कि इनकम को 1 बोला जाता है, और अभी मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जितनी बार भी डिनोट करूंगा 1 से, मैं बात कर रहा हूं इनकम की। और क्योंकि मैं टॉपिक एवरेज पढ़ा रहा हूं, तुम ज्ञानियों के लिए ये यहां पे परिभाषा है कि अगर मैं इनकम भी ले रहा हूं 1 से, तो ये भी मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि इनकम भी एवरेज बेसिस पे ही ले रहा हूं। तो एवरेज इनकम के बेसिस पे मैं एवरेज कंजम्पशन पैटर्न देखना चाहता हूं कि मैं कितना कंज्यूम करता हूं, और इसी बेसिस पे तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस होते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को लेके। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1, एपीसी इज मोर देन 1। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन 1 हो? यह आपका पहला सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। तो हां भैया, मेरा एवरेज कंजम्पशन मेरी एवरेज इनकम से ज्यादा हो सकता है। लॉजिकली बात करेंगे, तुम्हारा भैया तुम्हारा अभी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तुम्हारी इनकम से ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी इनकम नहीं है। व्हेन यू हैव नो इनकम स्टिल हैव कंजम्पशन, दैट मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यस कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन हैपन। और मैंने इसे ग्राफ में भी प्लॉट करके बताया था कि आपकी इनकम से ज्यादा जब आपका कंजम्पशन होता है तो आपकी डिससेविंग्स होती हैं, आपको सेविंग से पैसा निकाल के यूज करना पड़ता है। अगर आप इनकम जनरेट करने वाले इंसान हो तो, ये मैंने पहले ही समझा दिया था। सेकंड इसी में पूछा गया, क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू 1 हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जितनी इनकम आप कमा रहे हो वो आप पूरी की पूरी कंजम्पशन में लगा दो? बिल्कुल हो सकता है। ये भी मैंने लास्ट वाले ग्राफ में आपको बताया था, और इसका मैंने नामकरण किया था, ध्यान दीजिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे मैंने आपको बोला था कि कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाते हैं। शाबाश बेटा, जे जा रहे हो ना, मैंने यही तो बोला था कि जिसको ग्राफ याद हो गया उसको कुछ और याद करने की जरूरत ही नहीं है, बाबा जी की गारंटी है। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1। थर्ड पॉइंट ये कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी इनकम से कम है हमारा कंजम्पशन? अरे भैया बिल्कुल हो सकता है। कौन तुमसे जबरदस्ती कर रहा है कि 1 लाख रुपए कमाओ तो पूरा कंजम्पशन पे उड़ाओ? कम कर लो खर्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, भैया सेव करो पैसा जो भी है। और ये मैंने पैटर्न भी तुम्हें बताया था ग्राफ के अंदर, मैंने बोला तो था भैया, ध्यान दो बिल्कुल एकदम दिमाग से सोचो यार। मैंने बताया था कि एक टाइम बाद हम थोड़े से वो खो जाते हैं, मतलब थोड़े से जग जाते हैं दिमाग से, और हम क्या करते हैं आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमारी इनकम बढ़ती रहती, तो हम सेव करना ज्यादा चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, कि हम कंजम्पशन कम करेंगे और सेव ज्यादा करेंगे। तो यस इट हैपेंस, इट कैन हैपन कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो लेस देन 1 है, यानी जितनी हमारी इनकम हो रही है उससे कम हम कंजम्पशन करेंगे और बाकी इनकम को सेव करेंगे। यस इट कैन ऑल्सो हैपन। तो लॉजिकली सोचना, अगर दिमाग लॉजिकली लगाओगे और बाबा जी ने जो ग्राफ याद कराया है उसको याद रखोगे, तो बिलीव मी, जब बाकी लोग 15-15, 20-20 घंटे दे रहे होंगे, तुम 3-4 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। फोर्थ पॉइंट मैं बोल देता हूं क्योंकि काफी बड़ा है, एपीसी कंटिन्यूअसली फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम, या दूसरे पैटर्न में बोला जाए एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। एवरेज बेसिस पे जो कंजम्पशन है वो इनकम से रिलेट किया जाए, जब इनकम बढ़ रही है तो क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल होता है? मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि हां ऐसा होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है यू टेंड टू सेव मोर, आप कोशिश करते हो कि आपका मेजर चंक ऑफ इनकम, जो भी आपकी पोर्शन ऑफ इनकम है, वो आप सेव करना चाहो। तो यस,
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एवरेज प्रोपेंसिटी आपकी कम होती चली जाएगी, आपका एक रेशियो कम होता चला जाएगा। क्योंकि पहले इनकम लिमिटेड थी तो ऐसा लगता था कि पूरी इनकम ही कंजम्पशन पे खर्च हुई जा रही है। अब भैया मैं कमाता 20,000 था तो मेरी इनकम सफिशिएंट ही नहीं थी, तो लगता था कि 100% ऑफ द इनकम मेरी 20,000 जो कमाता था वो पूरी की पूरी कंजम्पशन पे खर्च हो रही है। अब ऐसा थोड़ा है कि मैं 1 लाख भी कमाऊंगा तो पूरा 1 लाख कंजम्पशन पे खर्च करना जरूरी है। तब भी हो सकता है मैं 20, 25, 30 हजार रुपए खर्च कर रहा हूं। तो एक टाइम हुआ करता था पुराना जमाना जब मेरी पूरी इनकम कंजम्पशन में खर्च हो जाती थी, तब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो बहुत ज्यादा था भाई, 100% था। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना होगा, अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। और कम क्यों होगी? क्योंकि भैया मेरी इनकम बढ़ गई है और मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंजम्पशन पे ही खर्च करूं। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो हो जाए। और ये भी अगेन ग्राफ प्रूफ करता है हमारा कि इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर विल ऑलवेज बी ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्योंकि इंसान के जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना जरूरी है। मतलब एक इकोनॉमी के अंदर हमेशा कंजम्पशन रहेगा, भले ही इनकम जीरो क्यों ना पहुंच जाए, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज नेसेसरी टू सर्वाइव एंड जिंदा कैसे रहेंगे वो बाकी सारी चीजें हैं। तो हाँ भैया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी जीरो। बस आपको इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है। और अगेन जिसको ग्राफ याद हो गया उसके लिए ये याद रखना बहुत आसान है। तो भाई लोग, इसका सेकंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैंने बेसिकली फोकस किया है कि तुम्हें ग्राफ याद करा दूं सो दैट तुम्हारा कंटेंट ऑलरेडी मैक्रो का प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम बिना बात के पढ़ो, मैं चाहता हूं रिवीजन करो और ये वीडियोस तुम्हारा रिवीजन 100% करा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया